नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी जो क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होगी। ये क्लास है नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं फटाफट से इसको शेयर कर दीजिएगा। और इस क्लास का महत्व अगर हम देखते हैं तो यह आरपीएससी सेकंड ग्रेड के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, आपके होंगे, सेट के एग्ज़ाम हैं आपके, और आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आ रही है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, जिसने भी अभी तक इसको शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं पुनः निवेदन करता हूं। मैं नवीन गहलोत आज आपको पढ़ाऊंगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो बच्चों, बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की हम लोग। ये क्या है क्या नहीं, यहाँ से बहुत शानदार से क्वेश्चन आपके बीच में बनते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, कैसे होंगे, सब पे चर्चा आज हम करने वाले हैं इस नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं राज्य के लिए। देखो, नीति निर्देशक तत्व किसके लिए दिए गए हैं? राज्य के लिए दिए गए हैं। किसके लिए दिए गए? राज्य के लिए दिए गए, न कि किसी व्यक्ति के लिए। मैंने आपको इसके पहले की क्लासों में समझाया था कि व्यक्ति क्या होता है, नागरिक क्या होता है, और जो मौलिक अधिकार आपने इसके पिछली वाली क्लास में पढ़ा है वो मौलिक अधिकार किसको दिए गए हैं? वो नागरिक और व्यक्ति को दिए गए हैं। लेकिन ध्यान देना, जब उनको मौलिक अधिकार दिए गए इसका मतलब क्या हो सकता है? नागरिक अपने आप को बहुत सर्वे सर्वा समझ सकता है, वो राज्य की अवहेलना कर सकता है, वो राज्य के लिए कुछ भी बोल सकता है। तो क्या राज्य हमारा कमजोर होगा? नहीं बच्चों, राज्य हमारा बहुत शक्तिशाली है। क्योंकि जब आप मौलिक अधिकार पढ़ रहे तो बीच बीच में मैंने आपको बताया था कि राज्य इन पर प्रतिबंध लगा सकता है, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। ऐसे शब्द आपके बीच में मैंने उस समय बोले थे। तो ध्यान देना, ये नीति निर्देशक तत्व है वो सिर्फ और सिर्फ राज्य को दिए गए हैं। तो ध्यान देना, किसके लिए? राज्य के लिए। क्या है नीति निर्देशक तत्व? अब नीति निर्देशक तत्व का मतलब कि राज्य अपने विकास के लिए, अपने राजनीतिक तंत्र को संचालित करने के लिए अपनी नीतियां निर्धारित करेगा और उन नीतियों के आधार पर वो अपने प्रशासन का संचालन करेगा। इस बात का ध्यान रखना। तो बच्चों, ये आर्टिकल 35 से 51 तक का इनका उल्लेख है। कहां से कहां तक है? आर्टिकल 35 से 51 तक। और भाग कौन सा आ रहा है बच्चों? 4 आ रहा है। तो यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो आपको याद रखना है, भाग 4 में उल्लेखित है। किसके लिए? राज्य के लिए। क्या है नीति निर्देशक तत्व? कहां से कहां तक? आर्टिकल 35 से 51 तक आपके पूरे नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। अब बच्चों, आगे बात करते हैं हम। देखना, देखो, राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व संविधान द्वारा, किसके द्वारा? संविधान द्वारा किसको सौंपे गए? राज्य को सौंपे गए। इस बात का ध्यान रखना, संविधान ने राज्य को नीति निर्देशक तत्व दिए हैं। ऐसे नैतिक दायित्व या कर्तव्य हैं जो राज्य को एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए नागरिकों हेतु पूर्ण करना चाहिए। कितनी बड़ी बात कही है बच्चों। संविधान ने राज्य को सौंपा है, इसलिए सौंपा है कि राज्य क्या करेगा? अपने लोक कल्याण की भावनाओं को बनाने के लिए, अपने लोक कल्याण की व्यवस्था के लिए वह नागरिकों के लिए कार्य करेगा। किसके लिए करेगा? नागरिकों के लिए। और क्यों करेगा? लोक कल्याण की भावना। लोक कल्याण की भावना क्या होता है बेटा? लोक कल्याण की भावना ये होता है कि हर व्यक्ति के अंदर ये भावना होनी चाहिए, हमें किसी की मदद करनी चाहिए। रोड पे एक्सीडेंट हो गया तो ये जिम्मेदारी किसकी बनेगी कि भाई एक्सीडेंट हो गया? एक्सीडेंट मानव का हुआ है तो जिम्मेदारी हमारी बनती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हमारी जिम्मेदारियों से दूर चले जाते हैं। इसलिए राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसी व्यवस्था करे, अगर किसी का एक्सीडेंट भी हो गया तो समय पर उसको प्राथमिक उपचार मिले, उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। कई प्रकार की योजनाएं हमारे पास राज्य लेकर आता है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। तो आपने क्या देखा कि राज्य को सौंपे गए हैं। किसने सौंपे हैं? संविधान ने सौंपे हैं। इस बात का ध्यान रखना। और ये नैतिक दायित्व, नैतिक मतलब करो तो ठीक है, ना करो तो ठीक है। नैतिक दायित्व आप समझते होंगे, अगर आप करते हैं तो बहुत बढ़िया, और नहीं करते हैं तब भी आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। ये नैतिक कर्तव्य, ध्यान देना, कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी की बात मैं आपसे नहीं कर रहा हूं, मैं केवल और केवल मात्र नैतिक कर्तव्य की बात आपसे कर रहा हूं। उसके बाद ध्यान रखना बेटा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आता है कि नीति निर्देशक तत्व किस समिति की सिफारिशों के आधार पर सौंपे गए? तो नाम याद रखना मेरे बच्चों, तेज बहादुर सप्रू समिति। तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिशों के आधार पर ये नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं। इस बात का ध्यान रखना। सिफारिशों के आधार पर संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं?
आयरलैंड के संविधान से लिए गए बच्चों। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है, इस बात का ध्यान रखना। कौन सी समिति है? तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिशों के आधार पर। तो दो क्वेश्चन बहुत मस्त यहां बनते हैं कि किस समिति की सिफारिशों के आधार पर नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। तो आंसर होगा आपका तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिशों के आधार पर। उसके बाद बात करते हैं बच्चा कि जो नीति, देखो यहां से बहुत शानदार से क्वेश्चन बनते हैं आजकल क्वेश्चन का पैटर्न बहुत अच्छा हो चुका है और लोग इसको समझ सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए इसको पढ़ना चाहिए, अधिक से अधिक देखना चाहिए और मैं तो कहता हूं कि इन सबका इसका फायदा मिलना चाहिए। इसलिए फिर करता हूं, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक पहुंचाएं ताकि उनको इन क्वेश्चन की गहनता के बारे में पता चले। तो ध्यान रखना, सबसे मस्त क्वेश्चन बनता है, नीति निर्देशक तत्व जो हैं अवाद योग्य हैं। कितनी बड़ी बात कही, क्या कहा बेटा? अवाद योग्य। मतलब अगर आप एक व्यक्ति इस नीति निर्देशक तत्व के आधार पर न्यायालय में नहीं जा सकता। कितनी बड़ी बात कही। जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता था तो आप कहां जाते थे? उसकी रक्षा की जाती थी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। और आपने कहा कि रिट जारी करने का अधिकार मैंने बताया, आर्टिकल 226 आपको पढ़ाया है, आर्टिकल 32 आपको पढ़ाया है बच्चों। लेकिन ध्यान देना, यह अवाद योग्य है, किसी भी प्रकार का वाद दायर नहीं किया जा सकता, इस बात का ध्यान रखना। अपरिवर्तनीय है, मतलब इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता किसी भी प्रकार से। ध्यान रख लेना कि भाई इसमें बदलाव, हाँ इसमें संशोधन हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन सॉरी अपरिवर्तनीय, यहां थोड़ा सा परिवर्तनीय ये शब्द है बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखना, मिस्टेक हो गया टाइप में। अपरिवर्तनीय है मतलब न्यायालय द्वारा इनको परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता। अपरिवर्तन शब्द नहीं बेटा, यहां है अपरिवर्तनीय, मतलब न्यायालय इनको परिवर्तन नहीं करवा सकता, इनको इंफोर्स में नहीं ला सकता। ध्यान रखना, जो अवादी होंगे तो क्या इनको न्यायालय में रखा जा सकता है? नहीं रखा जा सकता। न्यायोचित है, गैर न्यायोचित है, मतलब गैर न्यायोचित का मतलब न्यायालय इनके लिए कुछ नहीं कर सकता। आप इसके आधार पर न्यायालय में नहीं जा सकते, न्याय प्राप्त नहीं कर सकते कि साहब मेरे नीति निर्देशक तत्वों का हनन हो रहा है, राज्य ऐसा नहीं कर रहा है, राज्य ने ये नहीं किया है, राज्य लोक कल्याण की भावना से ऐसा कर रहा है। अगर फिर भी किसी प्रकार की चूक रह सकती है या रह जाती है तो ध्यान देना, आप न्यायालय में नहीं जा सकते, आप न्याय प्राप्त नहीं कर सकते इनके विरुद्ध। तो तीन शब्द बड़े मस्त से हैं, तीनों शब्द एक बार फिर देखते हैं, अवाद योग्य, अपरिवर्तनीय और गैर न्यायोचित है। अर्थात देखो साफ भाषा में लिख रखा है, न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं है। कितनी बड़ी बात कही है, बहुत इंपॉर्टेंट लगा ले बच्चों इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ये कि न्यायालय द्वारा इनको संरक्षण प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना, यहां से कई बार क्वेश्चन आता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, देखना आगे हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड्स आती है और नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखते हैं बच्चों इस चीज के लिए कि नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति की बात कर रहा हूं बेटा, राज्य के संदर्भ में सकारात्मक है। कितनी बड़ी बात कही है। देखो जो मौलिक अधिकार पढ़े थे आपने, मौलिक अधिकार व्यक्ति के लिए सकारात्मक थे लेकिन राज्य के लिए नकारात्मक थे, क्योंकि व्यक्ति को मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध दे रखे थे। किसके विरुद्ध दे रखे थे बच्चों? राज्य के विरुद्ध दे रखे थे। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य के लिए सकारात्मक है और व्यक्ति के लिए तो बोल ही दिया कि गैर न्यायोचित है, वह न्यायालय में नहीं जा सकता है। इस बात का आपने ध्यान रखना। तो क्या हुआ? राज्य के लिए सकारात्मक है क्योंकि यह राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। यह आवश्यक नहीं कि राज्य करेगा ही सही इस काम को। ये बिल्कुल भी कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ये राज्य इस काम को करेगा इसे। अभी मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य योजना है, यदि किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम होती है और तो राज्य के ऊपर केस नहीं कर सकता कि साहब फला फला व्यक्ति ने ऐसा ऐसा किया, क्योंकि लोक कल्याण के लिए फ्लैगशिप योजनाएं सरकार चलाती है। तो ध्यान रखना, हाँ विलंब भी हो जाता है कई बार एम्बुलेंस में किसी व्यक्ति को डाला लेकिन वो हॉस्पिटल ले जाते अगर किसी ने दम तोड़ दिया तो वो व्यक्ति उस ड्राइवर के ऊपर, एम्बुलेंस वाले के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर केस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि राज्य ने अपनी लोक कल्याण की भावना से ऐसा किया है। इस बात का ध्यान रखना। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है। कई बार क्वेश्चन आया बच्चा, ये आरएस तक में क्वेश्चन आया है। आरएस में
कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछने को देखने को मिला, आरपीएससी के कई एग्जाम में आता है कि नीति निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य क्या है। तो ध्यान देना, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका बहुत बड़ा उद्देश्य है, अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य। कितनी बड़ी बात इनके लिए कही है। राज्य को बहुत प्रभावशाली बनाया गया है, राज्य का नैतिक कर्तव्य डिसाइड किया है, व्यक्ति के लिए किया गया है, लेकिन बाध्यकारी नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखना। नीति निर्देशक तत्व समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी दर्शन पे आधारित है। दर्शन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? दर्शन किसे कहते हैं? तो दर्शन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि दर्शन क्या होता है। एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, ओ माँ व्हाट इज फिलॉसफी? ओ माँ व्हाट इज फिलॉसफी? दर्शन क्या है? तो माँ ने कहा, माय डियर चाइल्ड, थिंक अबाउट अ ब्लैक कैट इन अ डार्क रूम एंड कैट इज नॉट देयर। मेरे प्यारे बच्चे, एक काली बिल्ली की कल्पना करो एक अंधेरे कमरे में, और उस कमरे में बिल्ली भी नहीं है, एंड कैट इज नॉट देयर। दिस इज द फिलॉसफी। मतलब कुल मिला के आपको ये कहना चाहूंगा, केवल आपको दर्शन का मतलब होता है कल्पना करना। दर्शन का मतलब होता है कल्पना करना, और कल्पना आप उसी चीज की कर सकते हो प्यारे बच्चों जो चीज उस समय आपके सामने नहीं हो। इस बात का ध्यान रखना। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप ट्रक की कल्पना करो, यहां ट्रक तो है नहीं ना क्लास के अंदर लाइव, तो आपको दिमाग में ट्रक का नाम लेते क्या आ गया? ट्रक आ गया। मैंने एप्पल बोला, आपके दिमाग में एप्पल आ गया, इसका मतलब आप उसकी कल्पना कर रहे हो, इसका मतलब आप दर्शन कर रहे हो। ध्यान रख लेना। अच्छा, एक बात और बताना चाहूंगा, जब हम भगवान के पास जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं हिंदू धर्म के अंतर्गत, जब भगवान की मूर्ति के सामने जाते हैं तो हमारे हाथ जोड़ने के बाद हम क्या लेने जाते हैं? वैसे वहां दर्शन करने जाते हैं। क्या लेने जाते हैं? दर्शन करने के लिए जाते हैं भगवान के यहाँ। हाथ जोड़ते हैं हम भगवान के, और फिर आंखें बंद कर लेते हैं। अब आंखें बंद करने का मतलब क्या है? आप उसको नकार रहे हो सामने वाले को, या तो सामने वाला वो नहीं जो आप देखना चाहते हैं, वो नहीं है। अगर वो रियल में होता तो आप आंखें बंद नहीं करते। इस बात का ध्यान रखना। तो बेटा, दर्शन का मतलब यह है कि आप उस मूर्ति स्वरूप को अपने दिमाग में बसाकर आप किसी और की कल्पना कर रहे हो, किसी भगवान की कल्पना कर रहे हो कि है भगवान मेरे साथ ऐसा करना वैसा करना। हिंदू धर्म में ऐसी हम कहते हैं। तो आप अगर आंखें बंद कर रहे हो, इसका मतलब सामने वाले की बेइज्जती चल रही है, नकारात्मक हो रहा है मामला। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो, आप जब आपके दर्शन का मतलब देखना होता, और अगर आप देखने के लिए जाते तो आप आंखें बंद नहीं करते। यू आर गॉट इट? आप आंखें बंद नहीं करते बच्चों अगर आप किसी को देखने के लिए जाते। लेकिन आप देखने के लिए नहीं जाते हैं, आप दर्शन करने के लिए जाते हैं, इसीलिए स्वतः आपकी आंखें बंद हो जाती है। इस बात का ध्यान रखना, और वो ऊपर वाला आपके ऊपर काम करना प्रारंभ कर देता है। तो ध्यान रखना, यहाँ दर्शन की बात की है बच्चों। मैंने दर्शन के बारे में आपको बताया है कि ऐसी चीज की कल्पना करना जो उस समय तुम्हारे सामने नहीं है। और मैंने उदाहरण दिया है, माँ ने क्या कहा था? माय डियर चाइल्ड, थिंक अबाउट अ ब्लैक कैट इन अ डार्क रूम एंड कैट इज नॉट देयर। और बिल्ली भी वहां नहीं है। यह आपका दर्शन है। इस बात का ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी दर्शन पे यह आधारित है। आपका नीति निर्देशक तत्व की जो थीम है आपकी इस पर आधारित है। जो बात करते हैं आगे, नीति निर्देशक की प्रकृति वैसे तो गैर न्यायोचित है। देखो कितनी बड़ी बात कही है, वैसे तो गैर न्यायोचित है, लेकिन फिर भी सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी व्यवस्था की है जिससे नीति निर्देशक तत्व को फायदा हुआ है। गैर न्यायोचित है भाई, लेकिन फिर भी क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि वह राज्य के लिए एक फायदेकारी हो सकती है, व्यक्ति के लिए हो सकता है, बहुत अच्छा करने का कोशिश करता है। देखो, हर कोई अगर अपना शासन चलाना चाहता है तो उसकी शासन की एक सबसे बड़ी थीम होती है कि शासन बहुत शानदार तरीके से चले, जनता उसकी बात को माने, राज्य सर्वश्रेष्ठ हो, राज्य के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव न हो, राज्य अपने प्रशासन को सही तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से संचालित कर सके। इस बात का ध्यान रखना। तो बात करते हैं बेटा, अब हमारे पास सबसे पहले हम आर्टिकल की बात करते हैं। तो नीति निर्देशक तत्वों की हमने बात किया है कि आपका 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल्स हैं। तो आज हम प्रारंभ करते हैं हमारे नीति निर्देशक तत्वों का पहला आर्टिकल। ये लीजिए, आपकी स्क्रीन पर पहले से मौजूद है। आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा बताता है। अब राज्य क्या है? क्या राज्य राजस्थान है? क्या राज्य मध्य प्रदेश है? क्या राजस्थान उत्तर प्रदेश है? नहीं है बेटा, राज्य वह है जो आपने आर्टिकल 12 में पढ़ा था। यदि किसी विद्यार्थी ने राज्य की परिभाषा नहीं जानता है तो आप इस संविधान वाली सीरीज में
आप इस चैनल पे ही आपको बिल्कुल फ्री में वीडियो मिल रहा है। आप आर्टिकल 12 वहां जाकर उसको जरूर देखना कि हमने राज्य की परिभाषा को बहुत विस्तृत तरीके से आपको समझाया था। आप उसको एक बार देखने का प्रयास करना। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो राज्य की परिभाषा है और मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से राज्य की परिभाषा के बारे में बताया था। बच्चों आर्टिकल 37 की बात करते हैं। 37 बहुत शानदार आर्टिकल जो कि व्यवस्थाओं के बारे में बताएगा। इस भाग में उल्लेखित प्रबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। कितनी बड़ी बात कहा, मैंने पहले भी बताया था कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे भाई, ये राज्य के पास है। आप न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते हैं। इनमें उपस्थित तत्व देश के शासन के मूलभूत तत्व हैं। देश के शासन को चलाने के लिए ये मूलभूत तत्व इसके अंदर शामिल है। विधि बनाने में इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। कानून बनाने में इन्हें राज्य लागू करना ये राज्य का परम कर्तव्य होगा। इस बात को आप ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, और आराम से आप पढ़ते रहना। मैं बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ाऊंगा और आपको मजा आएगा, इसमें ध्यान रख लेना। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता कमेंट सेक्शन में आप छोड़ देना, मैं आपके उसके जवाब दूंगा। इस बात का ध्यान रख लेना। आप कोई भी अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो नंबर आपके स्क्रीन पे चल रहे हैं, इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं और कभी भी किसी भी चीज़ के लिए आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल हेजिटेशन होने की आपको जरूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। बच्चों बात करते हैं हम अब आर्टिकल 38 की। आर्टिकल 38 हमारे पास क्या बोल रहा है? आर्टिकल 38 की 2 क्लोज है। क्लोज नंबर 1 ने क्या बोला कि राज्य का दायित्व होगा कि वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करे। कितनी बड़ी बात कही है कि राज्य एक व्यक्ति को जो न्याय है, भारत के अंदर कितने प्रकार के न्याय हैं, तो भारत के व्यक्ति के पास होते हैं। सामाजिक न्याय प्राप्त कर सकते हो, आर्थिक न्याय प्राप्त कर सकते हो, राजनीतिक न्याय प्राप्त कर सकते हो। और संविधान की प्रस्तावना में भी आपने पढ़ा है, संविधान की प्रस्तावना थी ना, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए आपने संविधान की प्रस्तावना पर पढ़ा था। और लास्ट में क्या बोला था? आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को भारत का संविधान आत्मार्पित, अधिनियमित और अंगीकृत करते हैं। ये आपके संविधान की प्रस्तावना में था और वहां पर आपने देखा था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के शब्द आपने वहां पे सुने थे। बात करते बेटा, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास करेगा। कौन करेगा? राज्य इस प्रकार की लोक कल्याणकारी की प्रयास करेगा। अनुच्छेद 38 की क्लॉज नंबर 2 पढ़ते हैं। राज्य विशिष्ट या आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। क्या करेगा? आय की असमानताओं को, कि किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, इसको कम करने का प्रयास कौन करेगा? राज्य करेगा। इस बात का ध्यान रखना। वह न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले, विभिन्न व्यवसाय में लगे हुए लोगों के समूह के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसर की असमानताएं समाप्त करने का प्रयास करेगा। राज्य इतना बड़ा कार्य व्यक्ति के लिए करेगा। होगी ना लोकतांत्रिक एक स्थापना होगी, लोक कल्याण कार्य राज्य की स्थापना होगी। इतना बड़ा कार्य कौन करेगा? राज्य करेगा। बहुत शानदार तरीके से उसको समझने का प्रयास करना। मैंने आपको बताने का बहुत अच्छे तरीके से प्रयास किया। बच्चों आगे चलते हैं हम आर्टिकल 39 की ओर चलते हैं। आर्टिकल 39 आपको किस प्रकार से बता रहा है? बच्चों आर्टिकल 39 बोल रहा है कि राज्य अपनी नीतियां इस प्रकार बनाएगा। देखो, राज्य को अपना देश चलाना है, अपना प्रशासन चलाना, अपना शासन चलाना है। और राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में जरूर जाकर देखना आप, अन्यथा ये समझ में नहीं आएगा कि मैं बार बार राज्य शब्द आपसे बोल रहा हूं लेकिन आप राज्य के बारे में जानते ही नहीं है। आर्टिकल 12 आपके इस YouTube चैनल पे फ्री है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है आपको, बस थोड़ा सा प्रयास करना है, बैक में जाना है और देखने का प्रयास करना। और अगर आप वास्तव में सच्चे मन से तैयारी कर रहे हैं किसी कंपटीशन की, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, तब जाके सार्थक होगा। अन्यथा इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं, किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं। आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। अपनी नीतियां किस प्रकार से बनाएगा कि राज्य स्त्री और पुरुषों तथा सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के साधन मिले, ऐसी व्यवस्था करेगा। चाहे कोई स्त्री हो, चाहे कोई पुरुष हो, उसको समान आजीविका जीने के लिए उसको ध्यान देना।
उसको समान रूप से जीविका का साधन मिले इसकी प्रयास या इसका प्रयास राज्य करेगा, इस बात का ध्यान रखना। दूसरा, समुदाय के भौतिक संसाधनों पे, भौतिक संसाधन का मतलब आपका कोई पार्क हो गया, कोई नदी हो गया, कोई पेड़ हो गया, जितने भी भौतिक संसाधन है सब व्यक्तियों का उस पर समान रूप से अधिकार होना चाहिए। स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से होगा कि जिसमें सामूहिक हित सर्वोत्तम हो। ऐसा नहीं कि पार्क में अकेला कोई व्यक्ति जो शक्तिशाली है वही घूमने जाएगा, अरे सभी जा सकते हैं। कोई हेडपंप है जिसमें पानी केवल अकेला आदमी भरेगा, अरे सभी भर सकते हैं यार। और मैंने कहा था किसी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 15 आपको पढ़ाया था कि किस किस आधार पर लोग असमानताओं के भाव रखते हैं। तो राज्य ये व्यवस्था करेगा कि सभी प्रकार के संसाधनों पर सभी व्यक्तियों का अधिकार हो, इस बात का ध्यान रखना आप। राज्य आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से करे कि धन और उत्पादन साधनों के सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। मतलब राज्य इस प्रकार से व्यवस्था करेगा कि जो उत्पादन के संसाधन है या उत्पादन के जितने भी आधार हैं, ऐसी व्यवस्था करेगा जो साधन है वो सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण हो। मतलब सभी व्यक्तियों के लिए, ऐसा नहीं कालाबाजारी वाली स्थिति आ गई। अगर आज मैं बहुत बड़ा रईस व्यक्ति हूं और जैसे मैंने किसी चीज को स्टॉक कर लिया और बीच में जनता के बीच में नहीं आने दिया और बाद में उसकी कीमतें बढ़ा दी, तो कालाबाजारी जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। संकेंद्रण ना हो। स्त्री और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो। यदि कोई स्त्री किसी कार्य को कर रही है और कोई पुरुष उस कार्य को कर रहा है तो दोनों के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, इस बात की व्यवस्था राज्य करेगा, कोशिश करेगा। राज्य कर्मचारियों के स्वास्थ्य और शक्ति और बालकों का संरक्षण करेगा। देखो, कार्य करते वक्त कर्मचारियों का स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाना चाहिए। कर्मचारियों को आदर्श स्थिति प्रदान की जानी चाहिए कि वो कार्य कर सकें। ऐसा नहीं कि वो घुट घुट कर कार्य कर रहे हैं, हालांकि वो मजदूर है या उसकी जरूरत है, लेकिन इसकी जरूरत का फायदा राज्य नहीं उठाएगा। उसको एक आदर्श व्यवस्था प्रदान करेगा राज्य कार्य करने के लिए। उसके घंटे नियत घंटे होंगे, 8 घंटे नियत होंगे। उसकी इच्छा से वो ओवर टाइम करना चाहेगा तो 4 घंटे और ओवर टाइम कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से 12 घंटे तक काम कर सकता है। सही तरीके से 8 घंटा है, उसके बाद 4 घंटे ओवर टाइम कर सकता है बच्चों। लेकिन 12 घंटे के बाद यदि उससे काम करवाया जाता है या वह स्वयं करता है तो ध्यान देना वह स्वयं भी गलत काम कर रहा है, क्योंकि वह भी देश की प्रॉपर्टी है। वहां शोषण आ जाता है। वो भले ही वो पैसों के लिए कर रहा है, लेकिन ध्यान देना वो काम करवाने वाला और काम करने वाला दोनों दोषी पाए जाएंगे, क्योंकि वो स्वयं भी इस देश की प्रॉपर्टी है। इस बात को मैंने आपको कई बार मैं बता चुका हूं। ध्यान देना, आर्टिकल 23 में भी बताया है। इस बारे में मैंने आपसे बहुत बड़ी चर्चा की थी वहां पर। राज्य कर्मचारियों के स्वास्थ्य और शक्ति और बालकों का संरक्षण प्रदान करेगा। यह भी बहुत अच्छी बात है और यहां से भी शानदार क्वेश्चन आपके बीच में आते हैं। बच्चों आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर उसका 6 पॉइंट देखना, बालकों का स्वास्थ्य और विकास की व्यवस्था करेगा। बालकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा राज्य। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। ये राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वह इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों का स्वास्थ्य सही होना चाहिए, ठीक है ना, और उनका विकास करेगा। राज्य की जिम्मेदारी होगी। बच्चों बात करते हैं आर्टिकल 39 के अ की बात करते हैं। राज्यसभा न्याय गरीबों को निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा। राज्यसभा नहीं बेटा, राज्य है यहां पर। ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया कि राज्य न्याय और गरीबों को निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी विधिक सहायता प्राप्त नहीं कर सकता, ये जिम्मेदारी राज्य की होगी। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि हम राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे। जैसे लोक अदालतें, कई व्यक्ति कहीं नहीं जा सकते तो लोक अदालत के माध्यम से अपने केस को सॉल्व करवाते हैं, आपसी समझौते करवा लेते हैं। समय समय पे सरकार लोक अदालत का आयोजन करती है, जहां दोनों पार्टियां बैठती है, एक पक्ष एक वादी और प्रतिवादी दोनों बैठते हैं और वादी प्रतिवादी दोनों बैठकर अपने निर्णयों को सोल्व करते हैं, अपने आपसी सहमति से उस केस को सोल्व करते हैं। क्योंकि आपको जानते हैं हमारे भारत की जो कि अगर व्यवस्थाओं की बात करें हम, कोर्ट की व्यवस्थाओं की, तो वहां हजारों केस पेंडेंसी चल रहे हैं आज भी। तो लोक अदालतें इसीलिए है, इस बात का ध्यान रखना। अनुच्छेद 40 राज्य ग्राम पंचायत का गठन का बच्चों बहुत बार एग्जाम में आया है। इसके आगे तो मैं वेरी 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 कितने भी बार इंपॉर्टेंट लगा दूं चलेगा।
सीधा सीधा क्वेश्चन आर्टिकल से पूछा जाता है, आर्टिकल 40 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों से संबंधित है। जब आप पंचायती राज पढ़ेंगे तो उसमें कहा जाएगा कि संविधान में किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत शब्द का उल्लेख है। तो बच्चों संविधान के किस अनुच्छेद में? संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत शब्द का उल्लेख है। आप इसको कंठस्थ याद कर लेना, आपके एग्जाम में आता ही ये छपेगा, इस बात का ध्यान रख लेना। आगे चलो, जैसे हम बात करते हैं, उदाहरण की बात करें तो देखो 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की थी। पंचायती राज में इसको बहुत डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। आर्टिकल 41 की बात करूंगा प्यारे बच्चों। आर्टिकल 41 बहुत शानदार है, आपके बीच में फटाफट देखिएगा आप। आर्टिकल 41, राज्य अपनी आर्थिक क्षमताओं के भीतर काम पानी नहीं बेटा, पाने हैं, ये टाइपिंग वाले ने थोड़ी सी मिस्टेक करेगी, काम पाने और बेकारी और बीमारी निशक्तता जैसी स्थितियों में लोक स्वास्थ्य पाने का अधिकार करने में सहायता करेगा। जैसे बुजुर्गों की पेंशन, विधवा पेंशन इत्यादि। तो राज्य क्या काम पाने, मतलब किसी व्यक्ति को काम पाने की व्यवस्था होगी। ध्यान देना, अगर वह बेकार है, बैठा हुआ है, कोई किसी प्रकार का कार्य उसके पास नहीं तो कार्य प्रदान करेगा, बीमार है, निशक्त है, तो ऐसी स्थिति में भी राज्य किसी को छोड़ेगा नहीं बेटा, वहां भी लोक स्वास्थ्य देगा, वहां भी ध्यान लोक सहायता प्रदान करेगा। यदि आपके पास काम नहीं है तो आपको बेरोजगारी भत्ता देगा। अगर आप निशक्त जन है, काम नहीं कर सकते हैं, तो आपको कुछ सुविधा मुहैया करवाएगा। ठीक है ना। अगर फिर भी देखो निशक्त है, आप बीमारी के हालत में, तो चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना भी राजस्थान सरकार ने चला रखी है हमारे पास, कि आपको हम ऐसे नहीं रहने देंगे कि आप बीमार रहेंगे, आपके लिए उचित व्यवस्था करेंगे। बस आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा उठ के आप हॉस्पिटल तक जाएं, अगर नहीं जा सकते हैं तो एम्बुलेंस की व्यवस्था भी आपके लिए की है। निःशुल्क हर चीज करने की कोशिश राज्य करता है, एक लोक कल्याण की भावनाओं से राज्य इस प्रकार से, जैसे बुजुर्गों को पेंशन दी जाती है क्योंकि उनमें कार्य क्षमता नहीं होती है। हमारे भारत की अगर हम सबसे कार्यशील जनसंख्या की बात करें तो कार्यशील जनसंख्या में जो 18 साल से ऊपर का बच्चा है और कम से कम 50 साल तक का या 62 साल तक का कार्यशील में आ रहा है, लेकिन जो बुजुर्ग हैं 60 साल के ऊपर की जिनकी उम्र हो चुकी है या 18 से नीचे के जो बच्चे हैं उनको हम कार्यशील जनसंख्या में नहीं रखते हैं बच्चों। तो ध्यान रखना, जिस देश की कार्यशील जनसंख्या ज्यादा हो गई उसका विकास सबसे ज्यादा होता है, इस बात का ध्यान रखना। विधवा पेंशन दी जाती है, ध्यान रख लेना। कई बार इस छोटे छोटे मतलब राज्य कई प्रकार के कार्य करता है यार, मतलब किसी व्यक्ति को इस प्रकार से वो खाली नहीं छोड़ सकता है कि राज्य क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो बच्चों आज की क्लास में हम आर्टिकल 41 तक हैं, हम नेक्स्ट अगले दिन की क्लास में आर्टिकल 41 के आगे चलेंगे। एक बार निवेदन है कि आप बिल्कुल टेलीग्राम से भी जुड़ने का प्रयास करें। टेलीग्राम लिंक के ये सभी पीडीएफ वहां सेंड कर दी जाती है और उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करें, कॉपी में नोट्स बनाएं, लिखते चले जाएं और किसी प्रकार की कोई समस्या है तो स्क्रीन पे जो नंबर आपके चल रहे हैं आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि यूं ही एक मोटिवेशन चलता रहना चाहिए, बना रहना चाहिए आपके बीच में। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप बिल्कुल बेशक बोलें, क्योंकि आप एस्पिरेंट हैं। और मैंने कहा कि अगर आप ये सोचते हो कि ये काम तुमसे नहीं होगा, तो मैं कहता हूं ये काम तुमसे ही होगा, इस बात का ध्यान रख लेना। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी यदि आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं। आपको क्या करना है, 4 या 5 घंटे मेहनत करनी है। अगर अभी आपने मेहनत नहीं की ना तो पूरी जिंदगी 12 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार रहना। और शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो आपको अपने मुकाम पर पहुंचाएगी, इस बात का ध्यान रखना। और दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं होता है लाइफ का। आपको करोड़पति बनाएगी तो शिक्षा बनाएगी, इस बात का ध्यान रख लेना। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ऐसे ही, तो लेकिन ध्यान रखना आपका एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई सारे क्वेश्चन इससे संबंधित होंगे। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।